हेलो माय डियर बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया था कि एक टाइम इंटरवल के अंदर जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज होता है, या तो कंसंट्रेशन बढ़ता है या तो कंसंट्रेशन घटता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम किसी रिएक्शन की स्पीड को जानना चाहते हैं, उसकी रेट को जानना चाहते हैं, तो इसे हम उस रिएक्शन का रेट कंसीडर करते हैं। और ये दो टाइप का बताया था, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट की जब हम बात करते हैं तो एक मैंने आपको बताया था, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम रिएक्शन का रेट पता करना चाहते हैं तो ऐसी रेट को हम एवरेज रेट कंसीडर करते हैं। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या इंस्टेंटेनियस टाइम पर अगर हम रिएक्शन का रेट डिसाइड करना चाहते हैं तो ऐसी रेट को हम इंस्टेंटेनियस रेट नाम देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी रिएक्शन के लिए किस तरीके से हमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। आज हम रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा या नेचर ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ लिख देते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें, जैसे A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस बी बनता है, बोथ आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। तो किसी रिएक्शन का रेट जो है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स की नेचर पर डिपेंड होता है। किस तरीके से डिपेंड होता है? अगर ये रिएक्टिंग स्पीशीज जो है, यानी जो रिएक्टेंट हैं, ये होमोजीनस होते हैं, होमोजीनस होते हैं, तो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, यानी इनके बीच में मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो एटम हैं उनकी वो ज़्यादा ब्रेक करेंगे और एक ज़्यादा फॉर्म करेंगे। जितना ज़्यादा ब्रेक होगा उतना ज़्यादा फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं होमोजीनस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है। ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं होमोजीनस रिएक्टेंट के बीच में स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कोलिजन मोर कोलिजन होगा, और मोर कोलिजन की वजह से मोर प्रोडक्ट बनेगा, और मोर प्रोडक्ट बनेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम ROR लिखते हैं। ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स, होमोजेनस रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स है, हेट्रोजीनस का मतलब है डिफरेंट के। भाई आपकी क्लास में हम जो है, हम क्या हैं कि हम अच्छे बच्चे नहीं हैं क्लास के अंदर, लेकिन एक बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो हमारी उसके साथ बॉन्डिंग
नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे बच्चे हैं जो हमारी बॉन्डिंग उन बच्चों के साथ होती है जो बच्चे हमारे जैसे होते हैं, तो सेम होते हैं, तो उनके बीच में जो है बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और बॉन्डिंग ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसी तरीके से हेटेरोजेनस मॉलिक्यूल का मामला है, एक पढ़ने वाला बच्चा है और एक हमारे जैसा बच्चा है, तो हम दोनों जब क्लास के अंदर सेम साथ में पढ़ेंगे तो हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, और जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे उनके बीच में कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो हम कहेंगे कि हेटेरोजेनस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर नेचर होमोजेनस नेचर के रिएक्टेंट्स हैं तो मोर कोलिजन होगा, और हेटेरोजेनस नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में इतना इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। यहाँ कोलिजन इफेक्टिव होगा और यहाँ नॉट इफेक्टिव होगा। कोलिजन नॉट इफेक्टिव, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस प्रोडक्ट बनेगा, और लेस प्रोडक्ट बनेगा तो हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन का जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किस तरीके से किसी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करते हैं, आई थिंक आपको इसका नॉलेज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरा फैक्टर जिसे हम नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, यानी लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। बट कुछ रिएक्शन के लिए, सभी रिएक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जैसे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड और जो है HCl का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आपको पता है ये रिएक्शन जो है HNu लाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसे हम फोटोन नाम देते हैं। अब ये फोटोन यहाँ पर एक्चुअल में करता क्या है, ये Cl और Cl मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने में यूज होता है। तो जितना ज्यादा फोटोन आप यहाँ डालेंगे वो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम की ब्रेकिंग जो है बढ़ जाता है, यानी उनके बीच में बॉन्डिंग जो है ज़्यादा ब्रेक होगी, और ज़्यादा बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड होती है। चलो हम एक तीसरा फैक्टर इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सरफेस एरिया। जनरली सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सर कैसे, हाउ, ये कैसे होगा? तो देखो, आप कोयले को आपने जलाया है,
आप कोयले को जला के देखो, कोयले का हमारे पास एक इतना बड़ा पीस है और कोयले का एक हमारे पास एक कोयला एक हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में। तो मैंने जब इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया देखो कितना हो गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो आपने देखा होगा कि कोयले को अगर हम जलाएंगे तो ये धीरे धीरे जलेगा, जबकि अगर हम उसके पाउडर को जलाएंगे, कोयले के अगर हम कोयले को हम पाउडर फॉर्म में लाके अगर जलाएं तो वो जल्दी जलता है। तो इसका मतलब यहाँ जो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कोल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जल्दी बर्न करेंगे। और यहाँ पर 1 पीस ऑफ कोल है तो 1 पीस ऑफ कोल को जो है बर्न होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी कोलाइड्स करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आई थिंक आपको सरफेस एरिया का एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। इसके बाद हम एक बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम जनरल देखें तो जनरली इंक्रीज द टेम्परेचर rate of reaction is also increases। एक समझ सकते हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, जनरली राइज द टेम्परेचर, जनरली राइज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कोलिजन बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इफेक्टिव कोलिजन जो है मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वहाँ इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बनता है। तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम जनरल चीज से, जनरल टर्म में समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमने अगर किसी दो, मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट ए और बी एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी बनाते हैं। अब एक तो ये जनरल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, अब इस रिएक्शन को मैंने कुछ हीट सप्लाई कर दी, हीट या टेम्परेचर की फॉर्म में मैंने इसको हीट सप्लाई कर दी। तो जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो ए के मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक करेंगे, बी के मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक करेंगे, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो हम कह सकते हैं इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा, और इसका मतलब हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर राइज करके इंक्रीज कर सकते हैं, ड्यू टू हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी रिएक्शन का जो जनरल रेट है होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब एक ऐसा फैक्टर देखा गया
कि अगर हम जनरल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि द 10 डिग्री टेम्परेचर राइजेस the rate of reaction is 2 to 3 times increase. जनरली ऐसा देखा गया है कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन का किसी रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो रिएक्शन का रेट जो है वो 2 या 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हेनियस, और इन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन दी जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन नाम देते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to AE minus EA upon RT. This is Arrhenius equation. This is K4. K is equal to constant, exponential constant EA activation energy, R is equal to gas constant और T is equal to temperature. तो A यहाँ पर आर्हेनियस कांस्टेंट is equal to exponential EA activation energy K is equal to rate constant of the reaction R is equal to gas constant और T is equal to temperature। यानी आरएमएस इक्वेशन हमें बताती है कि किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड होता है। इसके विषय में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आरएमएस इक्वेशन के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। नेक्स्ट क्लास में वहाँ आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड होता है और किस तरीके से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर किसी रिएक्शन का जो रेट है वो 2 या 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में हमें टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझना था। तो हमने बताया जैसे जनरल टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रिएक्शन का रेट जो है वो 2 से 3 टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। चलो हम हमें नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। That is catalyst। कैटेलिस्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि कैटेलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर डाल दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं तो उस रिएक्शन का रेट को या तो इंक्रीज करते हैं या तो उस रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं। तो दो तरीके के जनरल कैटेलिस्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट और नेगेटिव कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट जो है एक्चुअल में अगर हम कोई पॉजिटिव कैटेलिस्ट यूज करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को जो है डिक्रीज कर देते हैं। तो किस तरीके से एक्चुअल में कैटेलिस्ट जो है ये रिएक्शन की रेट को
इंक्रीज भी कर सकते हैं और रिएक्शन की रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरीके से डिपेंड करेगा हम किस तरीके का कैटलिस्ट जो है वो यूज करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। यहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन के रेट, और यहाँ हम जो है कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो किसी रिएक्शन के रेट और एनर्जी, यहाँ हम एनर्जी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सपोज करो यहाँ A प्लस बी हमारे पास ये रिएक्टेंट और ये A और B जो है ये यहाँ B प्लस C प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में ए बी जो रिएक्टेंट होते हैं, ए रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में कुछ इफेक्टिव कोलिजन हुआ, ए और बी। ए प्लस बी, सी प्लस बी। तो यहाँ ए के बीच में जनरली बॉन्डिंग टूटी है, बी और बी के बीच में कुछ बॉन्ड टूटे हैं, जिसकी वजह से सी और सी के बीच में कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ डी और डी के बीच में कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, तो जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाला है। अब एक चूंकि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो सिर्फ वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं जिनके अंदर इफेक्टिव कोलिजन होता है, यानी वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हुआ है वो ही यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर है, दिस इज एनर्जी बैरियर। तो इस एनर्जी बैरियर को वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, इसके पार जा सकते हैं जिनमें इफेक्टिव कोलिजन हुआ। और जो मॉलिक्यूल हैं, बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें कोलिजन तो हुआ है लेकिन वो कोलिजन इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाए और प्रोडक्ट बनाए। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बने, यानी इस एनर्जी बैरियर को जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार कर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, अब मान लो हम इस रिएक्शन के अंदर कुछ कैटलिस्ट मिला देते हैं, कुछ कैटलिस्ट हमने यहाँ पर ऐड किया है। जब हम यहाँ पर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इस तरीके का कैटलिस्ट हम ऐड कर रहे हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास SO2 प्लस O2 कोई रिएक्टेंट है और यहाँ हमने एक NO कैटलिस्ट यूज किया, नाइट्रिक ऑक्साइड एक कैटलिस्ट यूज किया, दिस इज कैटलिस्ट। तो यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हमें मिनिमम अमाउंट में मिल रहा था, जबकि जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट इसके अंदर डाल दिया तो इसका हमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मिलने वाला। तो एक्चुअल में यहाँ जब हमने इस कैटलिस्ट को मिलाया, दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट में
एक्चुअल में ये क्या करते हैं कि इस यहाँ पर जो एनर्जी थी, रिएक्टेंट के अंदर जो एनर्जी थी प्रोडक्ट बनाने की, उस रिएक्टेंट की एनर्जी को कम कर देते हैं। तो जैसे यहाँ जो एनर्जी बैरियर था वो एनर्जी बैरियर अब यहाँ पर चला आया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये हमारी कहलाती है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी होती है जो उसको इफेक्टिव कोलिजन कराने के अंदर मदद करती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पहले मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया गया, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है तो हम कह सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी ये डिक्रीज कर जाती है, तो हम कहेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन इन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से इस एनर्जी बैरियर को पार करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है। तो कैटेलिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो डाउन कर देते हैं। ड्यू टू दिस रीजन वहाँ रिएक्टेंट्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने की वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आई थिंक आपको कैटेलिस्ट का ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर यही बात हम किसी नेगेटिव कैटेलिस्ट की को लेकर करते हैं तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव कैटेलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डाउन चला जाता है। चलो अब हम एक नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। दिस इज मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली concentration of reactant इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने पर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसको एक गुलबर्ग और वागे जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया, एक्टिव मास लॉ। ये एक्टिव मास लॉ कहता है कि सपोज करो ए बी रिएक्टेंट आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट सी बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन का रेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and their power of stoichiometry. This is suppose करो ये 2 है और 3 भी है, तो this is power of stoichiometry, this is power of stoichiometry। तो एक्टिव मास लॉ कहता है
the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants and power their stoichiometric. एक्टिव मास फ्लो कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी इस फॉर्मूले को देखने से हमें पता लगता है, एक्टिव मास फ्लो को देखने से हमें पता लगता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर पर डिपेंड होता है। तो लेकिन बाद में ये रूल जो है ये फेल हो गया, क्योंकि कई बार देखा गया कि किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज भी हो जाता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इफेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास फ्लो अगर हम देखें तो किसी रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो जनरली एक्टिव मास फ्लो कहता है कि उस रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। बट जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा गया कि रेट जो है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी कई बार रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज चला जाता है, या कई बार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी किसी भी रिएक्शन की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी कई बार रिएक्शन का रेट क्यों नहीं बढ़ता या क्यों डिक्रीज हो जाता है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कई बार जो है वो डिपेंड क्यों नहीं करती, इन सब बातों के बारे में जानेंगे इन सब बातों के बारे में जानेंगे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू। एक्चुअल में रेट लॉ एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किसी रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है तो कितना करता है, या इफेक्ट नहीं करता है। क्योंकि कई बार देखा गया कि किसी रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 टाइम चला गया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने जब 2 टाइम इंक्रीज किया तो पता लगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी हाफ हो गई। तो इस चीज़ को हम एक रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू समझेंगे। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है और किस तरीके से ये किसी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है, इसके विषय में जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट एपिसोड में।